Okay. Question number 31. The first ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. इसका रीजन है डिसकंटेंट हुआ था, वो भी क्यों? स्क्रीन शेयर करो भैया। नहीं दिख रहा है क्या? ब्लैंक। मैं सोची मेरा नेटवर्क इशू है इसलिए मैं भी चुप थी। कुछ नहीं दिख दोबारा कर। मैं अपना इंटरनेट स्पीड चेक करने लग गया था। मेरा इशू चल रहा है क्या? दिखने लगा है? नहीं दिख रहा है वो आपका। चलो नहीं आप दिख शेयर रहा है। कर। देव आप शेयर कर दो, मेरा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या मैं मतलब करूँ? मेरी तरफ से, हाँ मेरी तरफ से तो हो रहा है लेकिन आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है, तो आप शेयर कर दीजिए। ठीक है। पीडीएफ भेज दिया है ना मैंने नोट्स वाला, वही करना। आपका क्या क्या आपने नोट्स आज वाला भेजा भी है? पीडीएफ भेज दिया है। हाँ कहाँ पे भेजा है? वो वाले ग्रुप? ये तो याद नहीं मुझे अभी। कहाँ? मुझे पर्सनली मैसेज में भेजा है? रुको मैं दोबारा भेज रही हूँ। फिर से भेजो आगे यार। ये सब जब आप भेजो पहले, आप अपना पहले करवा लेना, फिर मैं करवा दूंगा। राहुल आप आ गए दिल्ली? आ गए ब्रो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31। ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन के साथ साथ चलना। आंसर दिखता रहेगा आप लोगों को तो ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। द फर्स्ट एवर बिल अच्छा टू ठीक है। मेक आप लोग कंफर्टेबल हो आंसर दिखने से? कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, हाँ भैया। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। हेलो, हाँ मैं आवाज कह आ रहा रही हूँ है कि आप मेरी? कंफर्टेबल हो, आंसर दिख रहा है तो, या फिर हाँ अरे मैं कह हाँ रहा बस हूँ कि आप लोग कंफर्टेबल हो, आंसर दिख रहा है तो हाँ भैया बस डिस्कस मैटर करता है ना, डिस्कस हो जाए बस, और क्या। टाइम हाँ भी ठीक है बचेगा ना। फिर। चलो। हाँ The first ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. रीजन दे रहा है discontent would have increased if every cultivator could read. तो आंसर इसका ए है, दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जब ये आया था, मैं थोड़ा बड़ा कर देना नोट्स को साथ साथ में। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कि हमें जो इंडिया के अंदर है उसको प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना देना चाहिए। तो ये इनका बोलना था। बट ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और फिजिबल भी नहीं है। मतलब ये उनका ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन था, होता है ना कि थोड़ा आराम से स्वीट तरीके से बोल के किसी चीज को रिजेक्ट किया जाए। बट इन रियलिटी जब हम जाएंगे तो यही बात है कि उनको लगता था कि अगर कल्टीवेटर वगैरह भी पढ़ लिख जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, उनको बहला पाना आसान नहीं होगा। अब बहुत बार आ चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब इतनी बार हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये टेबल को बड़ा कर दीजिएगा।
अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1866 में उनका जन्म होता है। 1915 तक वो रहेंगे। इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय पे। आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो ये सोशल एम्पावरमेंट की तरफ इन्होंने काफी सारा काम किया था। एजुकेशन पे काम किया इन्होंने, कि देख ही सकते हो आप, एजुकेशन से रेलिवेंट ही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। और ये रिएक्शनरी जो था, या फिर जो हम रिवोल्यूशनरी बात करते हैं, तो उन सारी चीजों के विरुद्ध में थे। तो हमें पता है कि क्या थे, एक मॉडरेट लीडर थे। लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो 1899 से 1902 ये उसमें बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके मेंबर रह चुके थे। फिर ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी काम करते हैं 1902 से लेके जब उनकी डेथ होती है 1915 तक, लगातार तब तक ये रहेंगे। इन्होंने काफी की रोल निभाया है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आते हैं 1909 के अंदर में, उसके अंदर भी। और ये एक्सपेंशन चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो ये सारी चीजें इनकी थी। अगर आईएनसी में इनका रोल देखिए तो ये मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में एसोसिएटेड थे। ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं आईएनसी के 1905 में, जब बनारस का सेशन हो रहा था। और इन्होंने काफी सारे मतलब कैंपेन वगैरह भी किए थे जब लाला लाजपत राय को रिलीज करवाने के लिए, जब उनको पकड़ा गया था 1907 के अंदर। इनके वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसा ही आया हुआ था 1996 के अंदर, जिसमें बता रखा था कि इन्होंने कैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी जो है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में उसको एस्टेब्लिश किया था, सो दैट जो इंडियन एजुकेशन है उसका क्या हो सके, एक्सपेंशन हो सके। इन्होंने साथ ही साथ में ये जो सार्वजनिक सभा जर्नल था उसके साथ में भी एसोसिएटेड थे। और फिर शायद सिद्धांत भाई ने ठीक करवाया था कि कैसे वो, इनका न्यूज़पेपर दूसरा था, ये क्या थे उसके एक्चुअली में एडिटर थे। तो स्टार्टेड उसको गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। इन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है 1908 में वो भी यहाँ पर जो है फाउंड की थी। और इनके एक्चुअली में ये गुरु ही थे, जो एमजी रनाडे की हम बात कर रहे हैं ना, तो देव ने भी बताया था कि कैसे एमजी रनाडे जो है वो गोखले के गुरु थे, फिर गोखले जो थे वो गांधी के गुरु थे। तो ये हमने एक सीक्वेंस भी पढ़ा था। इनका जो न्यूज़पेपर था वो वीकली न्यूज़पेपर आता था हितावादा के नाम से, द पीपल्स पेपर। मेंटोर रह चुके हैं गांधी और जिन्ना दोनों के ही। महात्मा गांधी ने इनको पॉलिटिकल गुरु का एक जो क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन नहीं डेजिग्नेशन भी दिया था पॉलिटिकल गुरु के नाम से। गांधी जी ने इनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी गुजराती के अंदर, जिन्होंने उसमें इनको एज अ धर्मात्मा गोखले के नाम से टाइटल भी दिया था। एमए जिन्ना इनको मुस्लिम गोखले के नाम से बोलते थे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं दोनों के केस में ही। इनके कुछ फेमस कोट्स वगैरह भी हैं, जिसमें एक है व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। मतलब ये इसी वजह से, क्योंकि बंगाल में रेनेसा वगैरह पहले आ गया था, हम राजा राम मोहन राय सबको देख पाएंगे। और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है की कंट्रीब्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ में ये एडवोकेट करते थे हमेशा, और ग्रेजुअल पॉलिटिकल चेंज चाहते थे। फिर इसी से रिलेटेड हमारा एक और सवाल आया था पहले भी, बार बार रिवाइज करवानी, सॉरी अगर थोड़ा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। तो हमने देखा था कि एक सवाल पूछ रहा था कि कौन कौन जो थे वो ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के पक्ष में नहीं थे। तो ये याद रखना है कि इन्होंने उसको एक्चुअली में वो किया था, अपोज किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये मानते नहीं थे कि ब्रिटिशर्स की वजह से नुकसान नहीं हो रहा है, बट ये पर्टिकुलरली ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी थी दादा भाई नारोजी ने दी थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और इसका रीजन इन्होंने दिया था कि देखो एक्सप्लॉयटेटिव तो है ब्रिटिश रूल, बट साथ साथ में उनकी वजह से इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर भी काफी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेलवेज बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे ध्यान रख रहे हैं। पहले जो था वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था, अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके आ रहे हैं, बात सुनी जाती है हमारी। तो इस तरीके से ये इनके पास में बहुत सारे वो थे। और बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। अरे एक मिनट, इसके बारे में तो पढ़ लो ना साइड में। वॉन इन महाराष्ट्र, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मॉडरेट लीडर, मेंटर, ये हमने देख लिया की कंट्रीब्यूशन, एडवोकेट, कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, रिफॉर्म एंड ग्रेजुअल पॉलिटिकल चेंजेस। एक मिनट सुनो, नोट्स मैंने ही बनाए हैं, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, ये जो भी आप देखो। ठीक है ठीक है। हाँ टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलो। तो क्रिप्स प्रपोजल जो था वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही
हमारी वो जाती है कि हाँ ये ठीक है। ये कहते हैं जो क्रिप्स मिशन था ना वो इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उसमें केवल और केवल व्हाइट्स थे, तो ये रीजन नहीं था। ये यहाँ से गलत हो जाती है कि मतलब एक रीजन ये माना जा सकता है, आंसर की में ये दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए क्योंकि साइमन कमीशन था जो पर्टिकुलरली हमने इसी बेस पे उसको रिजेक्ट किया था। वैसे मैंने बी ही रख दिया है यहाँ पे कि दोनों ट्रू है, बट साइमन था जिसको हमने वो किया था। यहाँ पर हमने क्यों किया था, क्योंकि इमीडिएट इंडिपेंडेंस हम चाहते थे बट ये नहीं दे रहे थे क्रिप्स जो थे। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, दोनों को ही मैं ले आई हूँ, क्रिप्स मिशन कब आता है, साइमन कब आता है। तो देखो साइमन कमीशन आता है 1927 में, इस टेबल को पढ़ा कर दीजिए, और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। पर्पस क्या था, साइमन कमीशन का पर्पस था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1919 उसको रिव्यू करना है, और अगर कोई सॉरी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं तो उसके ऊपर काम करना है। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये आए हुए थे डोमिनियन स्टेटस को ऑफर करने के लिए। अब इससे पहले हम लोग खुद डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, होम रूल मांग रहे थे, वही उसमें तिलक और एनी बेसेंट आ जाती है, तब वो लोग दे नहीं रहे थे। लेकिन सडनली जैसे ही यहाँ पर वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उनको लगता है कि इंडिया का सपोर्ट हमें चाहिए, इसी वजह से वो खुद ही बोलते हैं कि ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन आप लोग क्या करो, हमें ब्रिटिश वॉर के एफर्ट्स में सपोर्ट करो। हेडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो क्रिप्स मिशन था वो दोनों के ही नाम से ही है, दोनों मिशन ही सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे उनके नाम से यहाँ पर क्रिप्स मिशन बनता है, और सर जॉन साइमन जो थे उनके नाम से साइमन कमीशन बनेगा। ईयर हमने ऑलरेडी देख लिया। प्रपोजल की बात करेंगे तो क्रिप्स में हम देखते हैं कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस जो था वो मिल जाएगा, ऐसी बातें कर रहा था ये, और कह रहे थे कि ब्रिटिश जो होंगे वो केवल और केवल डिफेंस के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, लेकिन आप लोगों को जो प्रोविंसेस होती हैं वो आपको दे दिया जाएगा कि ठीक है। और बात करें अगर साइमन की, तो उस समय पे तो ये हम डिमांड भी नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से वहां पर कोई स्वराज सजेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस का बीसी से सवाल बना कि रिएक्शन क्या था, तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स को, और क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनको इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। लेकिन साइमन की जब हम बात करेंगे तो साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था, क्यों, क्योंकि उसमें सारे के सारे व्हाइट पीपल थे, और जो बात हो रही है हमें कॉन्स्टिट्यूशनली आप कुछ रिफॉर्म लाना चाहते हो, तो वो इस वजह से हमने कंप्लीट, मतलब हमने नहीं, कांग्रेस ने कंप्लीटली उसको बॉयकॉट कर दिया था। मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन को, क्योंकि उनको क्लियर अपनी अश्योरेंस चाहिए थी पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जब साइमन की बात करेंगे तो इनिशियली वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लेटर उन्होंने भी अपोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान रिलेटेड उसमें कुछ बातें नहीं हो रही थी। पब्लिक रिस्पॉन्स देखेंगे तो देखो जब ये क्रिप्स मिशन आता है तो गांधी जी थोड़ा और इन्वॉल्व होते हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो इसके बाद से शुरू हो जाता है। और साइमन के ऊपर तो हमें बताइए कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, जहां जा रहे थे वहीं पर लोग काले झंडे लेकर आ जा रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट के चक्कर में लाला लाजपत राय जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर उनका डेथ हो जाती है लाठीचार्ज की वजह से, और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद से और ज्यादा भड़क जाता है, मतलब फिर वो वापस चले जाते हैं। आउटकम देखेंगे तो क्रिप्स मिशन टोटली फेल होता है, और ब्रिटिश जो है वॉर एफर्ट्स को अपने लगाए रखते हैं। लेकिन अगर साइमन की बात करेंगे तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, 2 साल बाद, इन्होंने 2.5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी, और उसके बाद ये एक्ट में बहुत सारे इसके बाद चेंज आते हैं। सिग्निफिकेंस वही स्लोगन देख लेते हैं, देखो क्रिप्स मिशन से रिलेटेड स्लोगन आता है डू और डाई का, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे आया था, और ये साइमन गो बैक का पहले से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अब काम का नहीं है, फिर भी अगर स्टेटमेंट चाहते तो पढ़ देती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज थ्रेटन्ड टू आस्क द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई सैंक्शंस against the developing countries for non-observance of ILO conventions। तो जब ये आया होगा तब की बात चल रही थी। अभी हमारे पास में यहाँ पे इस क्वेश्चन से 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई हैं, एक आई है ILO और दूसरी आई है WTO। तो WTO को हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार जस्ट रिव्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ILO को अच्छे से पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमें पहले ही पता है कि देखो WTO इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल के समय पे ग्लोबल रूल्स जो है ट्रेड से रिलेटेड उस पर काम करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये यूएन का मेंबर नहीं है, यूएन से क्लोजली वर्क करता है, बट ये खुद में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इसका जो आउटकम था यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 100 ईयर्स हो चुके हैं। माराक्श जो एग्रीमेंट हुआ था और वो जनवरी 1, 1995 को लागू हुआ था,
तो उसको अभी 100 ईयर हो चुके हैं इस साल में कम्प्लीटली। तो उसके बाद 1995 से हम बोल सकते हैं कि ये बनती है। और इसकी अगर हम गवर्नेंस की बात करें WTO में, तो 3 तरीके से गवर्नेंस होती है। एक होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसके अंदर 164 नेशंस आते हैं। हर 2 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है कि जो भी ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड हमें क्या क्या इश्यूज वगैरह है, किस किस चीजों को एड्रेस करना है, उन सब के लिए। और लास्ट मीटिंग हुई थी 2024 में ही, जो कि 30th इसकी मीटिंग थी अबू धाबी के अंदर। तो अब 2026 में नेक्स्ट होनी चाहिए। इसकी दूसरी जो बॉडी है वो है WTA जनरल काउंसिल, हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, तो ये सब मिलते हैं इसी के अंदर में, और यही हाईएस्ट डिसीजन जो लेने होते हैं उसको लेते हैं। और सेक्रेटेरिएट जो है उसका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको WTO बॉडीज को प्रोवाइड करवाना। और ये जो सेक्रेटेरिएट है इसी का काम है कि जो WTO का बजट होता है उसको मैनेज करना। हेडक्वार्टर इसका देख लेते हैं कहाँ है। इसमें आप नहीं स्क्रीन लिखा, देख के नहीं पढ़ रहे हैं? स्क्रीन देख के पढ़ रहे हो क्यों? तो वो तो जूम इन था, तो आपने पढ़ा कैसे? स्क्रीन देख के पढ़ो ना, ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए ना किधर क्या हो रहा है। आप बताओगे किधर कहाँ जा पर रहा है। इतना क्लियर दिख ही नहीं रहा है आपकी स्क्रीन पे। आप लोगों को भी क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं दिख ओके, रहा कोई है। बात। ब्लर है कौन सा? आप बस ये बता देना कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि इधर अंडरलाइन वगैरह करेंगे ना तो लोगों को ऐसे पता चलेगा। हम लोग को पता ही नहीं चल पाया आप कहाँ से पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक मैंने है। 100। हेडक्वार्टर जो है वो जिनेविया स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका टोटल मेंबर कंट्रीज 166। तो अभी इस पे चले जाओ ILO के ऊपर, और स्टार्टिंग से ही पढ़ूंगी तो नीचे जाते हैं। हाँ ठीक है। IMO, हेलो, IL, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग यूएसए ने WTO जी तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं आपकी राहुल, हेलो समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। आपकी भी आवाज नहीं आ रही अभी है राहुल। WHO ने वहां से यूएस से विथड्रॉल किया ना सपोर्ट WHO को। WTO की बात WHO से, हाँ 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 हाँ। वो ऑफिशियली या सिर्फ स्टेटमेंट दिया है ट्रम्प ने? अभी अभी डायरेक्टली किया नहीं है। जब ट्रम्प था तो फिर से विड्रॉ कर लिया था। जो बाइडन आया, जो बाइडन तो फिर से ज्वाइन किया था। फिर वो कह रहा है कि हम ये सब फालतू ऑर्गेनाइजेशन है, अभी किया नहीं है फिर से। अभी बस ओके ओके स्टेटमेंट दिया है। ओके अभी तो वो बहुत सारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी तक कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल पे नहीं किया। हाँ ओके ILO, a specialized agency of the United Nations devoted to promoting social justice and internationally recognized human and labor right। ओवरव्यू पढ़ रही हूँ। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो 1919 में होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर, और 1946 के अंदर ILO जो है वो फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन जाती है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ एसोसिएटेड है आफ्टर द डिमाइज ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ जो नेशन था उससे UN निकलता है, और उसके बाद ही जब वो एस्टेब्लिश होता है 1946 में, तभी ILO जो है वो उसके साथ में एसोसिएट कर लेता है। हेडक्वार्टर इसका भी सेम ही है, जिनीविया स्विट्जरलैंड, और WTO का भी यही है। मेंबर्स की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा है, 187 कंट्रीज हैं, और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। सेम WTO के साथ में भी इंडिया वहां पर भी फाउंडिंग मेंबर। यूनिक फीचर्स की बात करते हैं तो ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर है इसमें, इक्वल वॉइसेस फॉर वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। यानी वर्कर का भी ध्यान रखना है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय दे रहा है उसका भी प्रॉपरली हमें केयर करनी है, और साथ में गवर्नमेंट की भी। अब नोबेल पीस प्राइज इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है 1969 के अंदर। क्यों मिला था? फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स, फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट टू अदर डेवलपिंग नेशंस। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसके। प्रमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटल लेबर राइट्स, क्रिएट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, ओके, enhance social protection, strengthen social dialogue and tripartism। तो tripartism क्या है बताओ एक बार। अरे अभी अभी इंक्लूडिंग समझाया। गवर्नमेंट, हाँ, तीनों वेरी ट्राई। गुड, वेरी गुड।
फंडामेंटल कन्वेंशन जो है ILO के एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1 से 6 रेटिफाई किए हैं इंडिया ने, मतलब रेटिफाई किया है, ये याद रखना है। पहला क्या है, फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर 29। ये कहाँ आता है, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है ये, तो कहाँ आता है, कौन से आर्टिकल में है? हाँ अभिषेक, 23 या 24 आर्टिकल में। कुछ कह रहे हो आप अनु, कुछ बोल रहे हो? हेलो, सुन पा रहे हो आप लोग? सुन रही हो पूजा? आवाज, आपकी हाँ। आवाज आ रही है क्या? अनु, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो फिर से ज्वाइन करेंगे। पोस्ट लेबर 23। हेलो। हाँ आ रही है, हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके, मैं पूछ रही थी जो फोर्स लेबर कन्वेंशन है इंडिया ने रेटिफाई किया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से भी है, बताओ वो कौन से आर्टिकल में आता है? 23। आर्टिकल 23। हाँ 23 और 24 में ना, एक में बच्चों हाँ। के लिए, चिल्ड्रन के लिए, दूसरे में फोर्स लेबर। 24 में चाइल्ड है, 23 में पोस्ट लेबर। हाँ, और 23 में एक्सप्लॉयटेशन 17 में, 23 में तो उसमें फोर्स है, नहीं है। 24 में चाइल्ड है। नेक्स्ट, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर नंबर 105, इक्वल रेमुनरेशन, तो ये नंबर 100 में आता है, इसमें 00, खैर ये याद ही नहीं रखना होगा। डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमम एज के ऊपर बताया गया है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है कुछ, जिसको लीगल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय ILO constituents, government, employee and worker with tri-party, setting up basic principle and right of work। क्या क्या है, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होते हैं अगर जिसने भी इसको एक्सेप्ट किया है इंटरनेशनल ट्रीटीज पे। रिकमेंडेशंस जो है वो नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस होती हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वो याद रख लेना है, जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो सोशल आउटलुक से वो वर्ल्ड बैंक भी कई सारे रिपोर्ट छापता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक फॉर यूथ, एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, adopted in 1998, amended in 2022, focus area freedom, elimination of forced labor, abolition of child labor, elimination of employment discrimination, safe and healthy working conditions। ज्यादा पढ़ा दिया शायद मैंने इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, आगे आए लोग आए तो अपने कॉम्प्रिहेंसिव। ये ओवरहेड जा रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? क्या? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आराम से सादी भाषा में। ILO इतना क्या है? फैक्ट हो जरा याद नहीं रहेगा ना। समझ रहे हो। ILO क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें दिखाई देता है जिनीविया स्विट्जरलैंड के अंदर, और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है उसका। अब ये 3 पार्टी पे काम कर रहा है, पूजा ने सही बताया था। इसमें क्या क्या होंगे, एक वर्कर होंगे, फिर एम्प्लॉयर होगा, फिर गवर्नमेंट होगा, मतलब तीनों को फोकस में रख के कोई भी गाइडलाइन या पॉलिसीज बनाई जाएंगी। अब इसी के अंडर में इन्होंने एक कन्वेंशन जो है खुद का बनाया हुआ है, वो क्या है कि लीगली बाइंडिंग है सारी कंट्रीज में। अब इंडिया क्या करेगा, या तो साइन करेगा, साइन करने के बाद में उसको रेटिफाई कब करेगा, जब अपने घर में आके हम उसको लागू करेंगे। तो इंडिया ने साइन भी किया है इसको, जो कि 1948 में आ चुका था, और साथ में इसको रेटिफाई भी कर लिया है। तो 6-8 उसके अंदर हम देखते हैं, सॉरी 6 नहीं 8 चीजें हैं जो हमें उसमें देखने को मिलती है, सारी की सारी रिलेटेड है फोर्स लेबर से, चाइल्ड लेबर से, मिनिमम एज वगैरह क्या होनी चाहिए। तो इंडिया ने रेटिफाई किया। वो फोर्स लेबर के ऊपर कोई एक्ट बनाया होगा इंडिया ने, तो वो बना रखा है। और बस इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने को, इसकी रिपोर्ट्स क्या है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें ही हमें पता चलता है कि कौन से कितने परसेंटेज ऑफ जो मैन है वो क्या कर रहे हैं, इसी में सब बताते हैं। फिर वेज रिपोर्ट, ये तो आराम से याद रख लेंगे, और बस यही है, 2-3 रिपोर्ट्स इसकी याद रखनी है। आई होप। अब देखो इसमें जो थोड़ा सा कुछ है, एवल्यूशन ऑफ द फोर्स लेबर, ये आपने देख लिया फंडामेंटल राइट में। और ये जो मिनिमम वेज एक्ट है इंडिया में है ना, तो मिनिमम वेज
एक्ट में है, और जो इक्वल रेमुनरेशन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी में है। कौन सा अमेंडमेंट ऐड हुआ है, कोई बताएगा? 42nd। 42nd मुझे लग रहा है कि ये 30 नहीं, नहीं, ये 44 से हुआ है। कोई इंदिरा सर्च गांधी करके बताओ। लेके आई थी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंदिरा गांधी हाँ, नहीं लाई है। इक्वल पे फॉर, हाँ नहीं शायद हो इंदिरा सकता गांधी है। लाई थी। 2-3 लाई थी वो, ओके ठीक एनवायरमेंट है। के ऊपर एक डीपीएसपी लेके आई थी। फिर वुमन, मैंने ऐसे याद लेकिन किया वो कि खुद वुमन थी तो उसने 42 में वुमन के है लिए क्या कहा। वो इक्वल? देखना, अच्छा आर्टिकल बताओ इसका। आर्टिकल क्या, आर्टिकल 51 नंबर है 39D ना? है। अच्छा सॉरी। हाँ, आर्टिकल डी 13D। और 39D ये कैपिटल डी ना? स्मॉल डी है ना। स्मॉल डी होगा तो अमेंडमेंट से नहीं आया होगा, कैपिटल डी होना चाहिए भाई। ठीक है, कौन कब आया ये देख लो। और जो, एक सेकंड और थोड़ा सा एक है कि इनकम इनइक्वालिटी को डिक्रीज करना है सेम इसी तरह से, वो कौन सा अमेंडमेंट से आया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पहले से ही है। नहीं, पहले से नहीं, अमेंडमेंट से कि इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज करना है। वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया है, और उसको अटल बिहारी वाजपेयी लेके आया है। मतलब जब जनता गवर्नमेंट के समय आया है वो। और ऐसा कुछ तो है नहीं, ये पढ़ ही नेक्स्ट। लिया आपने। हाँ, दारा सिकों के बारे में है ना। रिपीट होता रहेगा ना, फिर इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीजें याद रहेंगी तो आसान होगा। क्वेश्चन नंबर हाँ 34। During the reign of Shahjahan, Dara Shikoh was sent on expedition to Balkha, बंदका शान एंड क्वांधार। तो ये है रीजन इसका बता रहे हैं, द एक्सपेडिशन सेंट बाय शाहजहां टू द मिडिल ईस्ट वाज अ मार्वेलियस सक्सेस। तो आंसर दिख ही रहा है, एक जो है मतलब ये ठीक है कि शाहजहां के रेन में दारा शाह जो उनके सबसे बड़े बेटे थे उनको भेजा था उन्होंने, बट ये फेल हो गया था। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि क्यों फेल हो गया था। दिस एक्सपेडिशंस वर नॉट सक्सेसफुल। बालक एंड बदाख्शान जो एरिया था उसको कैप्चर तो कर लिया था 1646 के अंदर, बट जो कैंपेन है वो बहुत कॉस्टली था और अनसस्टेनेबल था। मतलब अब वहां पे रहना पड़ेगा आपको, फिर उन्होंने दोबारा लड़ाई कर दी तो वो उसको बचा नहीं पाए बाउंड्री को। फिर कांधार की अगर हम बात करते हैं तो 1653 में ये भी सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था, बट ये परमानेंटली लॉस्ट हो गया था सफाविद्स को। तो सफाविद्स जो थे वो ये इधर मतलब ईरान के एरिया के अंदर रहते थे। तो बहुत सारे मल्टीपल मुगल अटेम्प्ट बाद में भी करते हैं, बट वो उनको नहीं छुड़वा पाए। अब एक ट्रिक है इससे रिलेटेड कि मतलब सारे के सारे मुगल जो प्रिंसेस हैं उनको कैसे याद करें। तो ये स्टोरी अब बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बाबर ने कहा, हुआ यूं कि एक बार जहांगीर जहान औरंगाबाद में बहादुर बन रहे थे। अंदर शहर में अहमद शाह गिर पड़े, अलार्म लगाकर फिर अकबर सफर पर निकले। तो ओह, मतलब एक इतना लंबा। हाँ सारे याद हो जाएंगे ना मॉडर्न तक। तो बाबर सबसे पहले आते हैं, दैट हुमायूं से हुमायूं बनेगा, एक बार से अकबर बन जाएगा, मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी कौन किसके बाद आया। फिर जहांगीर जहांगीर ही है, जहान मतलब कि शाहजहां इससे बनेंगे। उनके बाद औरंगजेब आएंगे, 1707 में इनकी भी डेथ होगी। फिर बहादुर शाह आएंगे, ये बहादुर शाह 1 है। फिर जहानदार शाह आएंगे, उसके बाद फारूक शियार आएंगे, तो फारूक शियार वाला फरमान जो है 1717 वाला। फिर मोहम्मद शाह आएंगे उनके बाद में, अहमद शाह आएंगे। इन्हीं के टाइम में हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली जो है वो अटैक भी करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे बहादुर शाह, ये हो गया। हाँ, मोहम्मद आलमगीर, इसके बाद शाह आलम आएंगे, अकबर 2, और लास्ट में फिर से बहादुर शाह जफर आएंगे। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद रह जाएगा डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ। तो इसका छोटा सा ट्रिक है बहु। बहु, बहु से जानते ही हो। उसके बाद है आज, ठीक है। उसके बाद है साओ। साओ मतलब जो भी समझ लेना, जो समझना है। ब से हुआ बाबर, यू से हुआ हुमायूं, आ से हुआ अकबर, जय से हुआ जहांगीर, सा से हुआ शाहजहां, ओ से हुआ औरंगजेब। ये इंपॉर्टेंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ तक तो और भी बहुत इजी होते हैं, बीजेपी समथिंग करके एक और है, लेकिन सारे याद करने थे ना। चलो ठीक है, जैसे याद ओके ओके करेंगे। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 हाँ, में वो तीनों रीजन्स कहाँ है अभी प्रेजेंटली? बाल्का, ये जो बादाखा। ये ये सब अफगानिस्तान, कंधार। ईरान और ये हाँ, ताजिकिस्तान का एरिया है। कंधार अच्छा, तो यहाँ पे है ना, अफगानिस्तान में क- है कंधार। अफगानिस्तान, हाँ। अफगानिस्तान में, हाँ। हम्म बाल्क और बास्कन, ये बाल्क जो है ये ईरान के रीजन में आता है और ये ऊपर आएगा। ठीक है। गांधी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। रीजन क्या था? तो आसान सवाल है कि चोरा चोरी हो गया था तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया था।
अब इसके बारे में थोड़ा सा वेरी गुड। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं कि दो मूवमेंट हुए बड़े बड़े जो कि गांधी जी से रिलेटेड थे। एक होता है एनसीएम, दूसरा होता है सीडीएम। तो एक होता है 1920 से 22 यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पहले होगा 2 साल के लिए रहेगा, 2 ही साल बाद गांधी जो है उसको मूव बैक कर लेंगे। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब होगा 1930 से 1934 तक होगा। ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ था? तो जब हम एनसीएम की बात करते हैं तो ये हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर जब होता है 1919 में, और उसके बाद रोलेट एक्ट लेकर आ जाते हैं, खिलाफत का इशू चल रहा था, बट मेनली जलियांवाला बाग जो था वो भी ज्यादा है। और सीडीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फेलियर है साइमन कमीशन का 1927 में, फिर नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी 1928 में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मोतीलाल नेहरू ने उसको बनाया था। फिर इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की 1929 में, क्योंकि गांधी जी ने पहले इनको 2 साल का समय दिया था कि आप जो नेहरू रिपोर्ट हमने बनाई है उसको एक्सेप्ट कर लो, डोमिनियन स्टेटस दे दो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जब नहीं दिया इन्होंने तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं मानेंगे तो 2 साल के बाद में मैं ये कर दूंगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इस टाइम पे बोल रहे थे कि हम इनकी सुनी क्यों रहे और हमें डोमिनियन स्टेटस क्यों चाहिए, हम क्यों उनके अंडर में, हम पूर्ण स्वराज लेते हैं। तो वो उन्होंने फिर 1930 से ये शुरू करते हैं, पहले बता दिया था। लेड बाय दोनों महात्मा गांधी ही इसको हेड करते हैं। नेचर की बात करेंगे तो जो नॉन कोऑपरेशन था उसमें पीसफुल बॉयकॉट करना था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का। आप बॉयकॉट कर रहे हो, कोई मतलब ऐसे सामने से जाकर कोई लॉ वगैरह नहीं तोड़ रहे हो। बट जब हम सीडीएम की बात करते हैं तो इसमें आपको डायरेक्ट वायलेशन करना था ब्रिटिश लॉज का। मेथड क्या क्या यूज हुए थे? तो एनसीएम में बॉयकॉट हुआ गवर्नमेंट स्कूल वगैरह का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेचर, फॉरेन कोर्ट्स, इलेक्शन, इन सब चीजों का। और साथ ही में जो सरेंडर कर दिए थे, तो टाइटल वगैरह थे, ऑनर वगैरह जो भी ब्रिटिशर्स ने दिया था, तो इसमें बताओ अच्छे से, कई बार डिस्कस हो चुका है किसने क्या क्या वापस किया था, किसने सर का टाइटल वापस किया था, महात्मा गांधी ने भी कुछ किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का किया कैसर था हिंद और महात्मा गांधी ने, महात्मा कैसर गांधी ने हिंद का किया जो टाइटल है वो महात्मा गांधी ने किया था, और नाइटहुड का वो रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। फिर सीडीएम की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे हुआ था? साल सत्याग्रह से हुआ था, जिसमें शुरुआती दांडी मार्च होती है अनु 1930 में। हेलो जी यार, ये सब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना ऑटोमेटिक सब कवर हो जाएगा, ओके ठीक है, छोड़ इतना देंगे डिटेल में कोई। जाने। हाँ, क्योंकि आगे अच्छा जब क्वेश्चन आएगा ना ऑटोमेटिक बार बार चीजें वही रिपीट हो रही हैं, ठीक टाइम भी तो देखना यहीं है पे ना, भी तो देख लोगे ना, तो आगे नहीं देखना पड़ेगा, ये भी तो है। फिर अच्छा ठीक है। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। हम्म, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें से इम्पोर्टेंट चीजें एक बार देख लेते हैं बस। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। हाँ कुछ है ही नहीं, चलो आगे ही बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? कौन कौन से इसमें से करेक्टली मैच है? तो लॉथल जो है वो एंशियंट डॉक यार्ड था, हाँ बिल्कुल था। सारनाथ की बात करते हैं तो फर्स्ट सरमन बुद्धा का वहां पे उन्होंने दिया था, यस। राजगीर जो है वो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका थी, नहीं वो नहीं थी, वो सारनाथ थी, याद रखने वाले पॉइंट है। नालंदा की बात करेंगे तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, हाँ ये हमें पता ही है। तो ये सब हम देख लेते हैं। इसी के साथ में एक अभी 2024 से रेलेवेंट एक न्यूज चल रही थी कि कैसे जो लोथल है उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो ये उसके कुछ फोटोज वगैरह म्यूजियम भी, बनाया जा रहा है लोथल में। हाँ तो ये उसके कुछ पिक्स वगैरह बड़ा करके दिखा दीजिए। ये उसका स्ट्रक्चर होगा पूरा का पूरा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा। लोथल अगर आप मैप पे देखेंगे तो पता ही है, गुजरात में यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और थोड़ा सा अनु इस पे मैप पे थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता दीजिए ताकि हम लोग इसको देख सके, क्योंकि ये बार बार गलत होता है। अब इस कुछ पे है क्या आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। साइट्स पे कोई टिक नहीं है। ठीक है, ये लोथल है इधर, बस मतलब एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा चांसेस। लोथल के ऊपर धौलावीरा है, तो धौलावीरा और लोथल में जाओगे तो अल्फाबेटिकली जाना है इधर, मतलब लास्ट के दो। उसके बाद है अमरी उससे ऊपर है, तो और इसमें अल्फाबेटिकली आप जा सकते हो। तो मतलब 3 है जो अल्फाबेटिकली आप ट्रेस कर सकते हो, अमरी, रेडी। धौलावीरा और लोथल। हम्म, और ये अमरी कहाँ है? पाकिस्तान में है ना, हम्म, इधर। और फिर इधर जाओगे तो और कौन सा साइट है जो इम्पोर्टेंट है?
गनेरी वाला, ये ऊपर है, मोहनजोदड़ो से ऊपर है गनेरी वाला। तो इधर जाओगे जीएम, इधर जाओगे जीएम करके, तो इधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। और हड़प्पा इधर है, भैया ए वो बी सी डी एफ। हम्म नॉर्थ साउथ है ना, वो ऐसे डीएसएल कैमरा ऐसे याद रखना, डीएसएल कैमरा रंग रोजबा। डीएस ओके, फिर से बताओ आप, क्या डीएसएल कैमरा? हाँ डीएसएल कैमरा, डी सी डीएसएल मीन्स डोलवीरा, हाँ सुरकोटोड़ा, लोथाल, कैमरा नहीं, देन रंग रोजबा, ओके, कैमरा फिर क्यों आरएनजी, बोला आपने? मतलब डीएसएल कैमरा होते हैं ना, डीएसएलआर कैमरा ओके होता है ना, डीएसएलआर। ओके डीएसएलआर। ओके, वो तो मैं समझ, ओके बस, अच्छा सी को कैमरा को खत्म नहीं लेना है ना, हाँ हाँ डीएसएल, हाँ। ठीक है। देन हाँ, उसके रंग बाद रंग रोजबा, आरएनजी रंग, RANG रंग, हाँ एएनजी स्मॉल लेटर, ओके, ए आरएनजी एन जी रंग तीनों, रोज, हाँ रंग रोजबा। मैं ROG। ग्रुप में भेज देता हूँ। हाँ भेजो, नहीं यहीं पे भी बता दो लोगों को। अच्छा ठीक है, ग्रुप में भेज दो, भेज देना यार। ओके ओके। इसको देख लेते हैं एक बारी, ये नेशनल जो मैरीटाइम हेरिटेज है, इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो इस पे काम कर रही है। लगभग 400 एकड़ के अंदर इसको बनाया जा रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और रीजन क्या है इसको बनाने का, कि ये प्रिजर्व करेगा, शोकेस करेगा इंडिया का लगभग 4,500 साल पुराना मैरीटाइम हेरिटेज को। और इसकी वजह से हमारा टूरिज्म भी बूस्ट होगा, एजुकेशनल, रिसर्च, हिस्ट्री, मैरीटाइम की सब कुछ यहीं पे दिखाई जाएगी। अब यही था सारनाथ फर्स्ट सरमन जो है बुद्धा का, उसको धर्म चक्रा परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज अशोकास लाइन कैपिटल। इसके अलावा राजगीर की बात करेंगे तो राजगीर बिहार के अंदर है और ये कैपिटल ऑफ मगधा होती थी महाजनपदास के पीरियड के अंदर में, और बुद्धा एंड महावीरा दोनों से ही एसोसिएटेड थे। नालंदा एंशियंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आजकल भी बहुत न्यूज में चल रही थी, क्योंकि नालंदा को दोबारा रिवाइव किया गया, बनाया गया है। और उसमें अभी तक मोस्टली सिर्फ और सिर्फ जो आइडियोलॉजिकल कोर्सेज होते हैं या लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज है वो अब चल रहे हैं। तो किसने डिस्ट्रॉय किसने किया था नालंदा को? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। नहीं, हाँ यही। बख्तियार खिलजी। सही कह रहे हो। हाँ, तो ये तो यानी आसान क्वेश्चन था। ईयर बताओ कब किया है? 1109 में। ये डिस्ट्रक्शन का जब आया कोई था ऐसा वैलिड कुतुबुद्दीन एविडेंस ऐबक आया नहीं था है, तभी। पर मानते हैं कि उसी की वजह से हुआ है। हाँ ठीक है, नहीं एनसीईआरटी में क्या एविडेंस है इस? एनसीईआरटी में कुतुबुद्दीन क्या ऐबक आया था प्रॉपर लिख उस रखा समय। है? हिस्टोरियन अभी भी मतलब वो कब आया? 1200 समथिंग में था। ओके, और ये बार अच्छा ओके 1193 के आसपास क्या? लुसेंट वगैरह में है क्या कुछ इसका एविडेंस? जो पता है वही एविडेंस बता दो ना आसपास। नहीं थोड़ा वो इतना क्वेश्चन नहीं ठीक, पूछते हैं, इतना कितना ईयर याद करेंगे। बुद्धिस्ट से ठीक है। सिंबल्स से कुछ तो मुझे लगा कि फैक्चुअल है, याद रख लेंगे। लोटस फ्लावर की अगर हाँ हम बात करेंगे तो सिंबलाइज करता है प्योरिटी, इनलाइटनमेंट, इन सारी चीजों को। और द फुल्ली ब्लॉम्ड लोटस जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि उनको इनलाइटनमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और अगर कोई पार्शली ब्लॉम्ड लोटस हम दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि प्रोग्रेस चल रही है स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इज बोधि ट्री। बोधि ट्री हमें पता है एक ऐसा प्लेस जो कि बुद्धा ने जहां पर अपना एनलाइटनमेंट जो था उसको अटेन किया था, बोध गया के अंदर विजडम एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। फिर स्तूपा की बात करेंगे तो ये आप लोग बताओ मुझे, स्तूपा का क्या महत्व है बुद्धिज्म में? बुद्धिज्म में महत्व तो बहुत है, लेकिन उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है कि जो गौतम बुद्धा का रिलिक्स है उसके अंदर है बेसिकली, तो एज ए वो निर्वाणा, हाँ तो हाँ सही। सिंबल ऑफ हाँ निर्वाणा है। वेरी गुड हाँ राज। यही है कि प्री निर्वाणा जो है फाइनल निर्वाणा वही रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का। फिर लायन की बात करेंगे तो लायन जो है रॉयल लाइनेज जो उनकी थी, और फियरलेस उनका जो प्रोक्लेमेशन था धर्म से रिलेटेड वो था, लेकिन मोस्टली ये जो उनकी रॉयल लाइफ रहती थी पहले से उसको दिखाते हैं। स्वास्तिका की बात करेंगे तो ये गुड फॉर्चून एंड अटर्निटी ये सब बताते हैं, और मोस्टली बुद्धिस्ट टेम्पल और जो स्क्रिप्चर्स है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर त्रिरत्न है जिसमें 3 जेवल्स है। अब 3 जेवल्स जो है वो 3 कोर प्रिंसिपल दिखाते हैं बुद्धिज्म के, बुद्धा टीचर, धर्मा टीचिंग एंड संघा कम्युनिटी, क्योंकि बुद्धिज्म से ऐसे बहुत सवाल आते हैं तो इनको भी ऐड किया है। कॉन्च शेल की बात करेंगे तो ये स्प्रेड ऑफ बुद्धा की टीचिंग्स को दिखा रहे हैं।
इसके बाद आता है पैरासोल, जिसको छतरा भी बोला जाता था। ये प्रोटेक्शन का सिंबल है, रॉयलिटी से भी रिलेटेड है और बुद्धा के सुप्रीम जो स्टेटस है उनको उसको दिखाता है। फिर यहाँ पर एक पेयर ऑफ गोल्डन फिश भी है बुद्धा से रिलेटेड, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, फ्रीडम, फर्टिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये फर्टिलिटी को शो करता है। एंशियंट इंडियन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन दोनों से ही निकला है। फिर यहाँ पर एंडलेस नॉट्स बनाई जाती हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर इंटरकनेक्टनेस है सभी की सभी चीजों में, और जो एग्जिस्टेंस है वो साइक्लिकल नेचर में चलता रहता है। बुद्धा बोलते थे ना कि यहाँ पर रिबर्थ होता है लेकिन भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, तो वो बोलते थे कि कैसे एक ही चीज जो है वो दूसरी जगह पे चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। साइंटिफिक वे से उन्होंने समझाने की कोशिश भी की थी, कैंडल का एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देख लो ना, बता दो। सिग्निफिकेंस ऑफ लोथल बता चुके हो? ओके, ठीक है। Which one of the following pairs of cities has recently been connected through a 6-lane? छोड़ो जो भी है, अहमदाबाद इसका आंसर था, कुछ नहीं है इसमें करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, मनी नहीं समझ में आएगा, आंसर को थोड़ा छुपा देते हैं इसमें, ठीक है। बात है वो थाईलैंड का है, उसके बाद रुपया हाँ, मलेशिया का होगा होगा। रुपया। मलेशिया, इंडोनेशिया, रुपया इंडोनेशिया का है। हाँ, इंडोनेशिया का है। रुपया हाँ, इंडोनेशिया का उसके कंफर्म है। बात इसमें वॉन सबसे होगा, वो साउथ कोरिया का होगा। हाँ हाँ सबसे आसान यही था, वॉन वॉन साउथ को को पहचान सकते थे। रिंगित मलेशिया का। हाँ, तो मैपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, इंडोनेशिया से देखते हैं। सबसे पहले इसका रुपया देख लेते हैं, तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, स्कूल वगैरह यहाँ पर दिखा हुआ, और बहुत ज्यादा करेंसी देखो, 20,000 का नोट, गणेश जी इनके नोट पे छपे हुए हैं, रुपया। तो इंडोनेशिया को देखेंगे तो हमने एक सवाल में पहले भी पढ़ा है कि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मतलब बहुत सारे आइलैंड, तो आर्किपेलागो हमें दिखाई देता है। इसी के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट आइलैंड जिसमें जावा को हम देखेंगे, सुमात्रा को देखेंगे, इसी में ऊपर की तरफ देखेंगे तो साउथ चाइना सी हमें दिखाई देता है। फिर थाईलैंड के और इसके बीच में, और जो मलेशिया उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हम देख पाते हैं। इसके अलावा जब हम बोर्नियो के और इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पर हमें जावा सी दिखाई देगा बीच में। ओके, ऑस्ट्रेलिया और अगर इंडोनेशिया के बीच में देखेंगे तो तैमूर सी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया है। मलेशिया की मनी देख लो पहले, ऊपर वाला कलरफुल नोट है, और ये इनके जो पता नहीं कौन है, इतना रिसर्च मैंने नहीं किया, द कोई छुपे हुए हैं। तो मलेशिया को ऊपर फिर से साउथ चाइना सी है, थाईलैंड के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ऊपर गल्फ ऑफ थाईलैंड भी हमें दिखाई देता है। इसी के साथ में हमें इंडोनेशिया के और मलेशिया के बीच में सॉरी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी अभी अभी हमने देखा, नीचे इसके साउथ चाइना सी आता है, और इधर पैसिफिक सी को देख पाएंगे हम ईस्टर्न साइड के ऊपर। नेक्स्ट इज थाईलैंड। थाईलैंड की मैपिंग देखेंगे तो ये इनकी करेंसी है, और थाईलैंड हम देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स इसमें है, बहुत सारी मेन नाम से। मलेशिया की ये रिगिट थी ना, रिंगिट है। ठीक, नीचे देखेंगे तो गल्फ ऑफ थाईलैंड को देख पाएंगे। अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो अंडमान सी के साथ में इसकी मरीन बाउंड्री दिखाई देती है। अभी नीचे मलेशिया के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री, इधर कंबोडिया के साथ में करता है, और ऐसे ऊपर लगभग सारी कंट्रीज में कर रहा है, बीच में। साउथ कोरिया का और जापान के बीच में आंसर दिया था किसी ने कल, ठीक, तो ठीक है, कोरिया स्ट्रेट आती है। इसके अलावा इसके साइड में ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो सी ऑफ जापान को भी देख पाएंगे, जिसको ईस्ट सी भी बोला जाता है। ऊपर नॉर्थ कोरिया के साथ में इसकी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना के साथ में जो इसका मैरीटाइम बाउंड्री है वो येलो सी से होती है, तो येलो सी यहाँ पर आता है, और ये येलो सी में येलो रिवर जो वो भी आती है। इसी के ऊपर नॉर्थ कोरिया को अगर हम देखेंगे तो कोरिया बे भी वहां पर, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहादीस के बारे में बताना है आपको कि ये ट्रूपर्स होते थे, क्या क्या करते थे। तो क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, सीधा बता रही हूँ कि अहादीस क्या थे, सवाल आ सकता है। मुगल ट्रूपर्स थे, मतलब सैनिक थे,
कौन थे? स्पेशल कैटेगरी ऑफ मुगल ट्रूपर्स डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द एम्परर। तो एम्परर जो थे इनको डायरेक्टली रिक्रूट करता था। प्रोसेस क्या होता था, इनको जो भी ये सर्विस देते थे इंडिविजुअल लेवल पे देते थे, और ये किसी भी पार्ट का यानी कोई भी मिलिट्री का पार्ट नहीं थे, ग्रुप का पार्ट नहीं थे, तो इनको अकेले अकेले बुलाया जाता था। अथॉरिटी जो कमांड इनको दी जाती थी वो डायरेक्ट कंट्रोल होता था एम्परर का उसके ऊपर, या फिर कोई नोबल या चीफ इनके अंडर में नहीं आता था, क्योंकि मुगल्स में हमने देखा था ना जमींदारी सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा था, मनसबदारी भी एग्जिस्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं वो था कि हर किसी के नीचे कोई ना कोई था और सबको अपनी अपनी सेना रखनी थी, और वो क्या करनी थी कि जब मुगल एम्परर को उसकी जरूरत पड़ेगी तो मनसबदार और जागीरदार उनको अपनी सेना भेजेंगे कि हाँ हम इतने दिनों से इनको पाल रहे थे या फिर इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। बट यहाँ पर क्या था कि एम्परर इनको डायरेक्टली बुला रहा था कि आप लोग प्रोफेशनल आ जाओ। अब सैलरीज इनको इंपीरियल ट्रेजरी से ही मिलती थी डायरेक्टली, और इनको थोड़ी सी ज्यादा सैलरी भी मिलती थी एज कम्पेयर टू रेगुलर सोल्जर्स। ड्यूटीज इनकी होती थी जैसे कि इनको बॉडीगार्ड बनना होता था, पैलेस के गार्ड इनको बनाया जाता था, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इनको लगाया जाता था। तो एक समय से रो समझ लो आप कि डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी आज के समय का जो रो है, लेकिन हम आपको बुला लेंगे ऐसे ढूंढ ढूंढ के, किसी भी डिपार्टमेंट से उठा लेंगे अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो। वेपन्स एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे तो सुपीरियर वेपन्स इनको दिए जाते थे ताकि इनका जो इलीट स्टेटस है वो रिप्रेजेंट इनका होता रहे। कैसे डिफरेंस था इनसे मनसबदार में? मनसबदार की तरह अहदील जो होते थे उनकी कोई रैंक नहीं होती थी, और ना ही उनकी कोई गवर्न करने के लिए टेरिटरी होती थी। इंडिविजुअल थे, काम से काम रखते थे बस। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो वही है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 शेड्यूल सही है, 39 क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे? नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट गलत, हमने पढ़ा ही नहीं ना कि ये खुद को मिर्जाज से अटैच कर लेते थे, ऐसा कुछ नहीं। मिर्जाज मतलब मिर्जाज मिर्जा मतलब कि वही एक एलीट ग्रुप होता था। तो मिर्जा अलग अलग, मतलब इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग उनके सरनेम होते हैं, अलग अलग ग्रुप निकले हुए हैं, तो कोई मिर्जा है कोई कुछ नहीं, इस तरीके से। वही स्टेटमेंट 1 कह रही है कि ये सर्विस जो थे सिंगल देते थे, हाँ ठीक है। ये किसी भी चीफ से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते थे, ये भी ठीक है। एम्परर के साथ में इनका जो इमीडिएट कॉर्नोलर होता था, मतलब डायरेक्टली एम्परर इनसे कांटेक्ट करवाते थे, वो भी ठीक है। When the Indian Muslim League was introduced into the interim government in 1946, लियाकत अली खान was assigned the portfolio। किसी को याद है? तो दिख ही रहा है। हाँ, वेरी गुड, फाइनेंस ही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट और भी लोग थे जिनको मिला था, उनका देख लेते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था? एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ। सरदार पटेल, और इसको याद रख सकते हैं कॉमनवेल्थ कैसे याद, देखो इसके लिए ट्रिक है। कॉमनवेल्थ तो हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू ही इसको वापस लेके जाते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ का मतलब ये था कि वो कंट्रीज जो ब्रिटेन के अंडर रह चुकी हैं और जिनको कुछ डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था, उनको हमेशा उसके अंडर माना जाएगा। पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि नहीं, कॉमनवेल्थ में होने का ये मतलब नहीं, हम खुद में सॉवरेन है लेकिन उसका पार्ट रह सकते हैं। तो ऐसा याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड अगर आप लोगों को कमिटी याद रखनी है बाद में, इंडिपेंडेंस होने के बाद में, तो आप 10 से याद रख सकते हो। कमेटी। अच्छा, आपने ऐसे याद किया, मैंने 10 से याद रखा है, DUS। तो चलो ठीक है। सरदार पटेल की बात नहीं, करते हैं। बताओ इधर DUS मतलब क्या? अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई, आप बता ठीक दीजिए है। सर। नहीं, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं, बताओ राज, तुम भाई कुछ बता रहे मैं हो? इसी में लिख दूंगी सारी ट्रिक्स, बहुत सारी है, मतलब जैसे राजेंद्र प्रसाद की सरफराज के नाम से है, तो वो एक एक वर्ड से बन जाता है क्या क्या कमिटी थी। एनीवे, सरदार बोलो भाई, आज चुप हो गए तुम यार। कोई ना बता दो, आप अनु बता दो। मैं भूल गई हूँ, आपने वो इतने तो से कह रही पूछा। भूल गई है, तुम कह रहे हो वो बता देंगी, हद है। ठीक है, अनु लिख देना आपने, इसमें बोलना हाँ, नहीं। सारे लिख दूंगी। सरदार पटेल की बात करते हैं तो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड ये था। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर इनके अंडर में आता था। बालदेव सिंह जो थे उनको डिफेंस मिला हुआ था। और बलदेव लेते सिंह ये हैं थे, नाम ही है बल, तो इन तो डिफेंस ही होगा ना। बलदेव सिंह, बस इससे रिलेवेंट और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in country? देखो ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि इनसे सवाल आते हैं। तो बताओ, असल में दिख ही रहा है। सोहान गोरा कॉपर प्लेट जो है उसमें हमें ये मिलता है, सारों को एक बार पढ़ लेते हैं। और जो
और भी इम्पोर्टेंट है जो पूछे गए हैं, उनको भी एक बार देखेंगे। सोहानगुड़ा कॉपर प्लेट जो है वो एंशियंट मौर्यन एरा का कॉपर प्लेट है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको बस बोलना है, पढ़ना है। ठीक है सर। ये एंशियंट मौर्यन एरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था जो कि सोहानगढ़, जो कि यूपी के गोरखपुर में है, वहां पे पाया जाता था। फोटो दिखा दीजिए। क्या गोरा है? क्या? सोहगोरा। सोहागोरा। सोहानगुड़ा नहीं है, सोहगुड़ा इंस्क्रिप्शन। सोहगौरा पढ़ते हैं। सोहगोरा। ओके। ऊपर से फोटो दिखा दीजिए इसकी, सबसे पहली वाली। ओल्डेस्ट इंडियन कॉपर प्लेट इसको माना जाता है 3rd सेंचुरी BCE के अंदर। तो इंस्क्रिप्शन ऐसे ही होते थे, कभी पत्थर पे कभी प्लेट पे कुछ कुछ छाप देते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आंसर है। तो मौर्यन पीरियड के अंदर ये हमें पता है कि आया था, अशोका के रेन के अंदर उन्होंने बनवाया था। सिग्निफिकेंस यही है कि इसमें अर्लीस्ट रिकॉर्डेड रॉयल ऑर्डर जो है फूड ग्रेन्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए अगर क्राइसिस आ जाता है, जैसे कि फेमेनाइन वगैरह आ जाती है, तो उसका हमें लिखा हुआ मिलता है सोहागोरा। सोहगोरा पर्पस इसका क्या था? मेंटेन ग्रेनरीज वगैरह के बारे में इसमें बात हुई है। संस्था घरा उनको बोला जाता था, फॉर फूड स्टोरेज, स्टेट कंट्रोल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब। स्क्रिप्ट की बात करें तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि कुछ लोग इसको प्राकृत से रेलिवेंट भी मानते हैं। ओके, अब दूसरे वाले पढ़ लेते हैं, जैसे कि रूम मिंधाई पिलर, एडिक्ट ऑफ अशोका। ये भी हमें इसमें रुमिनदेई। रोमनदेई पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका मौर्यन पीरियड में यही था। अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में इसको बनवाया था। लुम्बिनी नेपाल में ये पाया जाता है। इसमें जो अशोका जब लुम्बिनी के अंदर गए थे बुद्धा के बर्थ प्लेस के ऊपर, तो उसकी विजिट को वो दिखाता है। इसमें टैक्स एग्जाम्पशंस लुम्बिनी विलेज को उन्होंने ग्रांट कर दिया था कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर प्रयाग प्रशस्ति अभी तक कितनी बार आ चुका है? गुप्ता पीरियड में ये बना था, समुद्र गुप्ता ने बनवाया था 4th सेंचुरी CE के अंदर, इलाहाबाद में, यूपी के अंदर। लिखा गया था हरी सेना के द्वारा, और इसमें समुद्रगुप्त की भर भर के तारीफें हुई है। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया है क्योंकि उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया। मेहरुली आयरन पिल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी गुप्ता अरे पीरियड में नेपोलियन कैसे बोल सकता है? नेपोलियन तो बाद में आया था। तो ये भी तो लिच्छवी द्वितीय बोला था उसने। अरे नहीं, नहीं, नेपोलियन से बनाया था। कंपेरिजन किया गया। नहीं, हाँ, नेपोलियन से उस समय हुआ कंपेरिजन था किया गया समुद्रगुप्त बाद के में। टाइम में। आप कंपेयर कंफ्यूज किया कर गया रहे हैं। उसको। नहीं, आप कंफ्यूज अरे कर जब रहे हैं अंग्रेज अलेक्जेंडर लोग आया ना तो वेस्टर्न उन्होंने लिखा है, नहीं, ये उसको अपने इंस्क्रिप्शन अनुसार में कर तो दिया। उसने क्या लिखा था ये पूछ रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप अलेक्जेंडर से नेपोलियन को कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, नेपोलियन एलेक्जेंडर पहले पहले आया था, नेपोलियन तो बाद में आया था। अरे नहीं, नेपोलियन तो 18वीं शताब्दी में आया है भाई। अरे एल्प्स एक ही वगैरह नेपोलियन का थोड़ा जिक्र है ना वो। चलो इसका क्वेश्चन मार्क छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, छोड़ो हाँ, छोड़ो ठीक। छोड़ो। पर एक ही नेपोलियन थोड़ी ना थे, ये भी तो सोचो। अरे भाई, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा हिस्ट्री है वो दोबारा लिखा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसका तुलना किया कि नेपोलियन के जैसा, इसलिए कि नेपोलियन एक भी वॉर नहीं हारा है और सेम समुद्रगुप्त एक भी लड़ाई नहीं हारा है, इसलिए उसका तुलना करते हैं। अरे इंस्क्रिप्शन पे है ना, लिच्छवी द्वितीय लिखा हुआ था, मतलब लिच्छवी की पुत्री का बेटा, मतलब इसकी मदर जो थी लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो इंस्क्रिप्शन में हरिसेना ने ये लिखा था कि उसने समुद्रगुप्ता को ये लिच्छवी द्वितीय बताया था। तो मैम ने बोला ना अभी कि इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा होता है, इसलिए मैंने पूछा था। थैंक यू, ओके, आपने ठीक करवाया। मैं लिख रही हूँ, अभी लिख रही हूँ, आप भी लिख दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मेहरुली आयरन पिलर की बात करते हैं तो अगेन गुप्ता पीरियड में आया था, चंद्रगुप्ता 2 के समय पे आता है, 4th and 5th सेंचुरी में। अब ये माना जाता है कि इसको, ये पहले MP के अंदर था, फिर इसको दिल्ली के अंदर कोई लेके आया, अभी तक नहीं पता है। वैसे कुतुबुद्दीन से कंपेयर किया जाता है बट वो नहीं थे। अब जब हम और ज्यादा इसको देखते हैं तो, क्योंकि ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी भी पाया जाता है, तो इसी वजह से उसको माना जाता था। फेमस बहुत ज्यादा है, रस्ट रेसिस्टेंट है, आज तक इसमें जर नहीं लगा है। और विक्रमादित्य को टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्ता 2 को, क्योंकि उनकी अगेन मिलिट्री विक्ट्रीज के ऊपर। फिर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। साका पीरियड के अंदर आता है रुद्रा धवन वन जो है 2nd सेंचुरी CE में, जूनागढ़ गुजरात के अंदर।
पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जो कि ये बताता है कि सुदर्शना जो लेक थे उसका रिस्टोरेशन करवाया गया था इरिगेशन पर्पज के लिए। कौन करवाता है? रुद्रतमना वनी करवाएंगे। इससे पहले भी एक दो ने करवाया था, बट इस इंस्क्रिप्शन पे ये बताता है संस्कृत। और ये नासिक सुदर्शन लेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था, उसका भाई ने बनाया था। नेक्स्ट, नासिक केव इंस्क्रिप्शन सतवाहन पीरियड में आता है। गौतमी पुत्रा शतकर्णी, तो ये वही थे, अपने मदर के नेम को यूज करते थे। 1st एंड 2nd सेंचुरी, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। इशू करते हैं इनको गौतमी बालाश्री, मदर ऑफ गौतमी पुत्रा शतकर्णी, जो कि सतवाना रूल को डिस्क्राइब करते थे। अहोल इंस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, तो ये चालुक्यास के पीरियड में आया था। पुलाक्षेन 2 हमने पढ़ा था इसको भी एक दो बार पहले इन्हीं क्वेश्चंस में। 7th सेंचुरी में लेके आते हैं अहोल कर्नाटका के अंदर। इसको लिखा गया था पोएट रवि कृति के द्वारा। तो वो प्रेज करते हैं पुलाक्षेन 2 की विक्ट्रीज वगैरह को, और हर्षा और वर्धान की जो डिफीट है उसके बारे में, उनके जो हर्षवर्धन को हराया है इन्होंने पुलाक्षेन 2 ने, उसको दिखाते हैं इसके अंदर। देन अब कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं थी और हारे नहीं थे, बट लिखा हुआ है इसमें। फिर हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। कलिंगा पीरियड के अंदर खारावेले 1st सेंचुरी BCE उदयगिरी केव ओडिशा में पाया जाता है। मेंशन करता है खारावेलास के कॉन्क्वेस्ट को, डिस्क्राइब करता है कि कैसे उन्होंने जो जैन टेम्पल्स थे उनको रिस्टोर किया था। फिर मस्की एंड जो नितुर एडिक्ट है मौर्य पीरियड में बना था, अशोका के टाइम पे 3rd सेंचुरी BC कर्नाटका में पाया जाता है। इसमें पहला ये वो है, ये भी हमने पढ़ा है कि जिसमें दिवाम प्रिया अशोका जो है, दिवाम प्रिया, वो देखने को मिला था यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं भंशकेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। हर्षा के पीरियड में हर्षवर्धन 7th सेंचुरी CE के अंदर इसको बनाते हैं। भंशकेरा यूपी के अंदर ये जगह है। मेंशन हर्षा एज ए बेनोल्वेंट रूलर, मतलब बहुत ही दयालु, बहुत ही प्यारा। और ग्रांट इन्होंने जब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह को जो जो दान किया था उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। ग्वालियर प्रस्थिति हमें यहाँ पर मिलती है। गुजरा प्रतिहारा पीरियड के अंदर ये आए थे। भोजा जो कि 9th सेंचुरी में थे, राजा भोज, तो ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश में, उनसे रेलिवेंट ये रखता है। किंग भोजा की जो पेट्रोनॉज उन्होंने दी थी एजुकेशन टेम्पल्स वगैरह को, उसके बारे में बताता है। फिर हम लास्ट देखते हैं मंडसूर इंस्क्रिप्शन के बारे में। गुप्ता पीरियड में ये भी आया था। कुमार गुप्ता 1 5th सेंचुरी CE में मंडसूर मध्य प्रदेश के अंदर लेकर आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कंस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट करता है सन टेम्पल्स में, जो गिल्ड वर्कर्स के द्वारा पैसा वैसा दिया गया था। खैर खत्म करते हैं अभी। देव आप इससे आगे करवा दीजिएगा। और हाँ, एक और बात बोल रही थी, जैसे राज ने बोला ना कि फैक्ट ओवरलोड हो रहा है, तो हाँ सही बात है कि फैक्ट बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन जो नोट शेयर किए जा रहे हैं ना, अभी अभी इसका पता है कि 2-4% ही याद रहेगा जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, या जो देव कर पाएंगे 2-4% ही हमें याद रहेगा। बट जब हम इसको रिवाइज करेंगे ना तो फेमिलियर लगेगा, और 2-3 रिविजन के बाद में ऑटोमेटिकली 50, 60, 70% हम याद रख पाएंगे। नहीं नहीं राज, देखो उसमें है क्या ना कि वो फैक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें एज देगा दूसरे लोगों से, जो और दूसरा जगह नहीं लिखा है। बाकी अब जब आप इसको अरे PDF पूछ को रहा रिवाइज करोगे ना, अब हाँ अरे पूछ रहा है यार, अभी तो सारा इंस्क्रिप्शन पूछा है इन्होंने 22-21 में, जो भी हाँ डिस्कस नहीं करा है अभी। वो कह रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, नहीं वो पूछ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं राज, इसमें तुम श्योर रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोई, हम लोग खुद जल्दी में रहते हैं यार, हमें कौन सा शौक लगा है इतना। तो लेकिन जो काम का रहेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं, पर अच्छा है, वो ठीक था। उन्होंने जहाँ पे टोका था कि नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब किताब में मिल जाता है, स्पेक्ट्रम से आराम से हाँ हो हाँ जाएगा। वो ठीक है सही है ठीक कि वहां पे टाइम बच सकता है, बट इसके लिए है, अभी ओके। चलो बाय गाइस, गुड नाइट। हाँ बाय। According to the Meadows 1972, if the present trends in the world, population, industrialization, pollution, food production, resources depletion continue, exchange the limit to the growth of the our planet will be reached in the next 100 year। मतलब ये बोला गया था, कोई काम का नहीं, ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन। इसमें एक है कि हम लोग ये मनाते हैं कि जितना हम कंजम्पशन कर लेते हैं वो अर्थ ओवरशूट डे, कोई सुना है अर्थ ओवरशूट डे का नाम? सुनी हूँ। क्यों नहीं हाँ सुना? सुनी हो तो हाँ। तो अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है, क्या है अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ बताओ? ओवरशूट मतलब ये डे, प्लास्टिक ओवरशूट डे है। नहीं, दोनों है। अर्थ मतलब कि प्लास्टिक है कि हम उतना रिसोर्स प्लास्टिक जनरेट कर दे रहे हैं कि जो रिसाइकल नहीं होगा,
और अर्थ ओवरशूट डे वो है कि हम इतना रिसोर्सेज को खत्म कर दे रहे हैं कि वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। ये कंसेप्ट देख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग सोच तो करोगे नहीं, मुझे पता है आप लोगों का कैपेसिटी। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या बोला आपने? जुलाई क्या जुलाई बोला? 25 2025 को अर्थ ओवरशूट डे। ओके। हाँ बता भाई बता, देखो ऐसा होना चाहिए बच्चा कि तुरंत फटाक से सर्च करके बता दे। हमने भी बहुत सर्च करके बता दिया है, अभी कुछ लोगों को है काम करने। ऐसा है जया। पिछले मैं तो आप एक साल से ये चल रहा है, तो उससे पहले कौन सर्च करता था? जुलाई ओह, 20। जुलाई अब 25 नए बुरा लोगों मत को भी मानना मोटो करो। मिलना चाहिए, ये भी बात है। हाँ पूजा, हम लोग कितनी मेहनत करेंगे, हम्म दूसरों का भी डेटा थोड़ा हाँ खर्च हो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं रिचार्ज करवा दूंगा सबका जिसका डेटा खत्म होगा रिसर्च नहीं करने नहीं, में, ठीक मेरा है। वाईफाई है, मत इस करो बार रिचार्ज। जरूर बताऊंगी मैं। कृष्णा भाई हमारा करा था मतलब 5G वाला ने। भाई हम भी बोल रहे थे कृष्णा भैया, मेरा पे भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मेरा भी खत्म होने वाला है। उसके उसके बाद है, ये बता भैया इंडिया का अर्थ ओवरशूट 239। डे का। ओके भाई बता देना यार, आप लोग रुक जाओ, अभी मौका सबको मिलेगा, बताओ अभी काम की बात कर लें फिर रिचार्ज करवाता हूँ सबका मैं। इंडिया का अर्थ ओवरशूट डे और प्लास्टिक डे ये सब क्या है बताओ जल्दी जल्दी सर्च करके, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग जब तक सर्च करना, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन द ईयर ऑफ 1994, रिप्लेस बाय द एमपीआई। एमपीआई का क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हाँ मल्टी डायमेंशनल। हाँ अब देख देते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। तो इसमें मॉनेटरी पॉवर्टी देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। इंडेक्स मेजरिंग हाउस होल्ड डिप्रीवेशन अक्रॉस, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवरिंग 100 डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद क्या है, ऑक्सफोर्ड क्या है, ओपीएचआई का फुल फॉर्म कोई बताएगा? पता नहीं क्या है, यहाँ लिखा नहीं दिख रहा है। डेवलप इन 2010 ओपीएचआई एंड यूएनडीपी। नीति आयोग क्या कर रहा है, नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल एमपीआई इन इंडिया। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव। ओके ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, इट मेजर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। कोई इंडिया का डाटा सर्च करना कि अभी कौन सा है, मतलब आगे पीछे। डेवलप बाय द नीति आयोग aligned with the development priorities and other global MPI. The national MPI helps identify the poverty granular levels, adding the target policy intervention. नीति आयोग monitors the implementation of the national MPI. अब इसमें क्या है, पहला हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो हेल्थ का 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है मैटरनल हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, और चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी। एजुकेशन में क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है और स्कूल अटेंडेंस है, सिर्फ ईयर ऑफ स्कूलिंग नहीं, अटेंडेंस कितना होना चाहिए ऐसे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है, कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, सैनिटाइजेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसिड्स है ना, बैंक अकाउंट भी है इसमें। ये ध्यान देना कि बैंक अकाउंट भी है इसमें, तभी मोदी जी ने क्या किया कि बैंक अकाउंट खुलवाया सबको, कि थोड़ा सा हमारा इम्प्रूव हो। उसके बाद नहीं, है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसलिए बैंक अकाउंट डाला गया क्योंकि मोदी जी ने बैंक अकाउंट खुलवाया है। उल्टा हुआ ओके है, पहले बैंक ठीक है अकाउंट खुला और ये ऑप्शन डाल दिया गया इस रैंकिंग में कि हम ये भी ओके क्राइटेरिया ओके देखें। ओके ओके ठीक है ठीक है, मैं तो और वैसे वो मजाक किया था। प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023। खबर ही नहीं है, इधर करने नहीं दे रही। हाँ प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023। और अरे ये अभी कैसे इस साल का बताओ ना, ये गलत बता रहे हो यार आप।
जुलाई प्लास्टिक 3 ओवरशूट डे है। मतलब एक बार अर्थ नहीं, का प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023 को था, ठीक है। अरे सुनो तो सही जय, आप ये कंसेप्ट क्या है कि हम एक साल में उतना, मतलब जैसे एक साल में 365 दिन है ना, तो हाँ हम इतना ही प्लास्टिक, मतलब इतना, जैसे कि अगर जो पहले महीने में ही 9 जनवरी या 10 जनवरी को इतना प्लास्टिक कर दिए, मतलब हमने यूज कर लिया कि जो रिसाइकल होने में एक साल लगेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी जो मतलब रिमेनिंग 9 10 11 महीने हैं, वो क्या होगा, वो प्लास्टिक हमारा रिसाइकल होगा ही नहीं, उसको कहते हैं। तो वो मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता ना, एक फिक्स डे नहीं होगा ना, वो हर एक साल, जैसे कि हो सकता है इस साल अगर हम ज्यादा प्लास्टिक उत्पादन करें, यूज करें, तो हो सकता है कि वो 30 जनवरी से ना लेकर के 15 जनवरी को ही एक्सपायर हो जाए, या फिर हम पिछला ऐसा करें ज्यादा इक्विपमेंट। 2024 का जो था वो 5 सितंबर को आया था। ओके, हाँ ठीक है, ग्लोबल वाला बता रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ जय। रुक जाओ और भी, हाँ, ये ग्लोबल वाला बता रहे हो जय आप। हाँ, ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ऐसा कहा गया था कि 5 सितंबर को होगा, जिस आर्टिकल से मैं पढ़ रही हूँ। ओके, हाँ ठीक, ये सही कह रहे हो, मुझे यही लग रहा है। ठीक है, इंडिया का देखना थोड़ा सा, इंडिया का शायद ये मार्च या जनवरी ऐसा ही कुछ है। हाँ बोलो और भी आप। नहीं नहीं, ये 5 सितंबर वाला मैं भी यही बोल रही थी। ओके ठीक है। और वन मोर, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जुलाई 3। ओके। और इंटर कृष्णा, उसको क्या बोलते हैं जब वो जो अर्थ होती है वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करने से पहले ही, ऐसा भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना। कहाँ थी आप जी, ऊपर ही लिखा हुआ है अर्थ ओवर शूट डे 25 जुलाई 2025। सॉरी। हाँ, इंटरनेशनल क्या बता रहे हो राहुल आप? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग फ्री डे जुलाई 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग: तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे वर बिल्ट। कब हुआ बताओ भैया? तुगलकाबाद तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। लोधी गार्डन, लोधी लोधी कब राज किया इंडिया पे? लास्ट में 500 समथिंग में। तुगलक के बाद लास्ट में आए थे। ऐसे है ना, GUKH। क्या बता रहे हो आप? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बता रहे हो आप? फिरोज शाह तुगलक? नहीं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश सईद और डायनेस्टी लोधी। और हाँ, लोधी डायनेस्टी। सैयद और लोधी, ये है। लोधी डायनेस्टी 1526 तक रहा है ना। 1400 हाँ, से, मैं बताती हूँ, 1451 से 1526। ठीक है, इधर लिखा हुआ है तो इसका आंसर ये है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कुतुब मीनार है स्टार्टेड इन 1199, कंप्लीटेड इन 1368। इसमें 3 लोग का योगदान है। किसका किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, और जो चौथा और पांचवा स्टोरी है उसमें है ऊपर वाला, वो कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक किया है। यहाँ पे रेनोवेशन लिखा है लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने चौथा और पांचवा स्टोरी उसमें ऐड किया है। कोई पढ़ा है ऐसा? हाँ हाँ, उसका मैं पढ़ी। सिग्निफिकेंस। सही बोल रहे हो आप। हाँ, उसके बाद है टॉलेस्ट ब्रिक मीनार है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको ये बताना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड हुआ है ये। 1993 में ऐड हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट वन है तुगलकाबाद फोर्ट। 1321 से इतना 25 तक बना। गयासुद्दीन तुगलक बना, बिल्ट फॉर द मिलिट्री डिफेंस ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी। ये सब जाना है यार, घूमना है किसी दिन, आप लोग बना मुझे भी बुलाना। लोधी गार्डन है 5th सेंचुरी सी में है, सिकंदर लोधी, लोधी डायनेस्टी का हाउस है। क्या है? हाउसेस टूम्स लोधी रूलर्स एंड इम्पोर्टेंट हेरिटेज। लोधी गार्डन कहीं यूनेस्को वगैरह में तो नहीं है ना? कहीं नहीं है ये। हुमायूं टॉम अभी यूनेस्को में ऐड हुआ लेटेस्ट। फतेहपुर सीकरी क्या है? अकबर के द्वारा बनाया गया है,
और क्या है, अकबर कैपिटल लेटर द अबेंडन ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, फेमस फॉर बुलंद दरवाजा। ये गुजरात पे जीत के आया था तब इन्होंने बनवाया है ना। फतेहपुर सीकरी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये हो गया। फिर जो अब हम देखते हैं जो रिमेनिंग बच गया था उसका देखना है। लेट तो नहीं हो रहे आप लोग? 10-10 तो हो गया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज ए वाइसराय अलोंग विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। तो क्या इंस्ट्रक्शन थे भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिख रहा है सबको स्क्रीन ठीक ठाक, पढ़ने लायक? नहीं, नहीं काफी दिख रहा है, माइनस काफी छोटा दिख रहा पीडीएफ है। जाएगा, पीडीएफ हम्म जाएगा तो देख लेना। अब हम्म कोई उपाय नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन केम इंडिया द लास्ट वाइसराय कब आया है? 24 मार्च 1947। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ओवरसी द ट्रांसफर ऑफ द पावर। तो क्या है? पार्टीशन प्लानिंग टू फाइनलाइज द प्लान फॉर द इंडियन पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंस्ट्रक्शन था उसको। इंश्योरिंग द स्मूथ ट्रांसफर, ये भी नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स एंड पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ द पावर। Avoid civil war to manage the communal tension and prevent large scale violence. उसके बाद है speeding up British exit to ensure Britannians smooth withdrawal while the protecting its strategic interest. Implementing the Indian Independence Act 1947, based on the Mountbatten Plan, India and Pakistan gained independence on 15 August 1947. Outcome क्या हुआ था? His plan led to the partition of India. He became the India's first Governor General after independence. मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन गए? लॉर्ड क्या नाम है? माउंटबेटन। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। हाँ, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है कि ये जो हल किया हुआ है उसमें वाटर कहाँ पे है। अब अभी हम देखते हैं सबसे ज्यादा पानी वगैरह कहाँ है। कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं है, अब आप देख लो। एनुअल extractable groundwater resources and groundwater extraction for irrigation। तो सबसे ज्यादा इरिगेशन में यूपी वाले लोग पानी निकाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र वाले लोग निकाल रहे हैं। हालांकि कम है उसका रिसोर्सेस, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो ये मध्य प्रदेश वाले भी निकाल रहे हैं 66%। दूसरे नंबर पे हो गए। नहीं यार, दूसरा क्या, ये दूसरा आंध्र प्रदेश भी निकाल रहे हैं, ये देख लेना डाटा भाई। बस तमिलनाडु वाले भी निकाल रहे हैं यार। ये ट्यूबल इरिगेशन है ना? हाँ। उसके बाद है द प्राइस ऑफ द एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय द, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर द गुड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कंसर्न ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। क्या होगा? वर्ल्ड बैंक तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा किसी भी करेंसी का। हाँ, तो वन घटा। स्टेबिलिटी भी होगा। स्टेबिलिटी भी होगा। हाँ हाँ हाँ, तो 1 and 2 and 3 बी आंसर है क्या? आंसर नहीं पता, देख लो, कल भेजे थे ना ग्रुप में, देख लो। ऐसा कुछ ज्यादा काम करने का। उसके बाद कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा ये देखते हैं। ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, मतलब पहले ही ऑप्शन है कि ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड एज ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब अभी मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं मंथली, तो मैं, मेरा पूरा डिमांड हो जा रहा है सब कुछ, तो मैं इक्विलिब्रियम ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव व्हेन द कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी गिवन देयर बजट कंस्ट्रेंट्स and the market price of the goods. This occur when marginal utility per rupees spent is equal across the all goods. एक different curve in the tangential and the budget line. दूसरा क्या है? जो दूसरा ऑप्शन था is the ability to fulfill comfort and the given level of income. इसको क्या कहते हैं? Full the comfort given level may be excess the income limit. कुछ काम
आवाज आ रही है? हेलो, क्या आ रही है आवाज? आवाज आ रही है क्या? हेलो आ रही है आवाज। हेलो। मुझे लगा मेरे नेटवर्क में इशू है। तो आवाज आ रही है? जी, पूरे टेलीग्राम का सर्वर है क्या? पता नहीं। प्लेयर साबित हुआ। हेलो हेलो। माइक थिंक कर रहे हो क्या? हेलो हेलो कहे जा रहे हो? अब गूगली गायब है। अमित आया इसीलिए सर्वर में इशू हो गया। अच्छा नहीं, अब मैं आधे घंटे से हूँ। आज आया ना इसलिए। कभी कभी आ जाना चाहिए। कहाँ ये किशन गायब हो गया क्या? कहाँ उधर चला के गए? चल रहे हैं। हाँ, उनका नेटवर्क नहीं काम कर रहा। क्या हुआ? सर का नेटवर्क नहीं काम कर रहा। कौन करो क्या इसको? कर लो। नीतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये लो, एडोल्फ गांधी आ गया। अरे यार, एक डिवाइस कनेक्ट है, दूसरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फोन नेट छत पे बिल्कुल क्यों सही रखा है? है। आ रही है आवाज सर आपकी? आवाज दूसरा तो आ रही है, मतलब मेरा टैब में चल ही नहीं रहा, इंटरनेट से ही है बिल्कुल। क्या करूं मैं अब? ऐसा लाइब्रेरी में भी होता है, पता नहीं क्यों आजकल लाइब्रेरी वो सिग्नल ही नहीं आता लाइब्रेरी में। किसका सिग्नल नहीं आ रहा है? जियो का नेटवर्क नहीं आता। मेरे में दो दो सिम में रिचार्ज कर रखा हूं, BSNL भी नहीं चल रहा है, एयरटेल भी नहीं चल रहा है। क्या है यार, क्या बोलूं? आपने अपनी लाइब्रेरी में क्या वो नेट पे नेट लगा दिए क्या? वाईफाई लगा दिया लाइब्रेरी में? हाँ भाई, 500 MBPS का कनेक्शन लगवाया उन्होंने। चलो मुझे अच्छी बात। लगता है कभी कभी कि सिर्फ मैं ये इशू फील करता हूँ, अब लग रहा है कि सारे लोग ऐसे ही। क्या हाँ, फील कर मतलब रहे ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि मतलब नेटवर्क में हर दिन चौथे दिन कस्टमर केयर को गाली देता हूँ कॉल करके। हो? वो नेटवर्क ठीक कर देगा, वो टावर लगा देगा। तेरे को क्या गाली देता तो उसको जाके तो। अब लास्ट ऑप्शन वही है, सेटिस्फेक्शन मिलता है पैसा लगाया हूँ तो। वाह वाह। किसको? एयरटेल वाले को देता है या BSNL वाले को? नहीं, BSNL। अब BSNL को नहीं दिया इतने दिन से, एयरटेल का ही महंगा है ना यार। BSNL तो 150 रुपया में 40 GB डाटा दिया है मुझे। चलो, लेकिन वो चल रुक जाता है जा। नेटवर्क 40 पे जीबी तो। में 39 GB बचा रह जाएगा लास्ट तक। नहीं भाई, मेरा तो हो गया, 6 GB यूज हो चुका है। रुको बस थोड़ा सा, मैं लास्ट को इसी से कर दूं शेयर क्या? रुको, इसी से करता हूँ स्क्रीन शेयर। फोन से शेयर कर ले भाई। हाँ, कर ले रहा हूँ। पर फोन में समस्या ये है ना यार कि बहुत सारी चीजें होती है प्राइवेट यार। तू और तेरा प्राइवेट। चल, ISI में काम करते हो? दिख रहा है स्क्रीन मेरा? दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ, गायब कर दोगे तो कहाँ से दिखेगा? ठीक है। चला गया। जब हटा देगा तो दिखेगा कहाँ से भी? अरे नहीं, स्क्रीन रोटेशन की वजह से मुझे लग रहा था नहीं दिख रहा है। रुको ऐसे ही रखता हूँ, मैं करता हूँ शेयर। दिखेगा भाई, दिखेगा, डोंट वरी। दिख रहा है? ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या क्वेश्चन था? Among the following state level 1, 2, 3, 4 रफ आउटलाइन गिवन मैप करेक्ट रिक्वेस्ट पूछना है, पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज शेड्यूल पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का पूछ रहा है।
तो 1 2 3 4 में है, तो 1 2 3 4 वाला आपको ये देखना है। दिख रहा है मैप? यही मैप था यार कुछ। एक पहला है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल हाँ प्रदेश दूसरा में शेड्यूल ट्राइब ही है 97%। हेलो। हाँ हाँ फिर सेकंड और थर्ड में से कुछ होगा। मणिपुर में है, मिजोरम में है? नहीं, त्रिपुरा है क्या थर्ड? आप लोग को और किसी को कुछ बोलना है? ये चौथे नंबर पे उड़ीसा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में होना चाहिए उस अनुसार से, तो ट्रैवल पॉपुलेशन। क्या परसेंटेज वाइज है क्या? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमंग द इंडियन स्टेट्स लेवल 1 2 3 4 रफ आउटलाइन गिवन मैप करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ, परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब टू देयर टोटल पॉपुलेशन। आगे ये भी पढ़ो आप। हाँ, तो इसका है सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे है, त्रिपुरा में है, और पहले नंबर पे है, उसके बाद मतलब सेकेंड मतलब बी है इसका आंसर। बी ज्यादा त्रिपुरा। सबसे ज्यादा पीवीटीजी जो वो उड़ीसा में है ना? हाँ हाँ हाँ, सबसे पीपीटी ज्यादा भी सबसे कितने ज्यादा। 75 टोटल है नंबर शायद ऑफ अभी। पीवी। 75। हाँ हाँ यार ये सबसे 90 मुझे बता रहा है, तो ये सब 1991 का सर्वे बता रहा होगा ना, सेंसस, जिसके हिसाब से ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन त्रिपुरा में है। 2011 का सेंसस के हिसाब से गलत नहीं होगा ये, लक्षद्वीप है ठीक 2011 के सेंसस के हिसाब से। है ना? उतना रिलेवेंस नहीं था क्वेश्चन का, इसीलिए ना। और उसके स्टेट बाद में मिजोरम है। ओके ठीक है। अ, अभी ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द स्टेट स्टैंड द बेनिफिट फ्रॉम द मोस्ट कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे से किसको ज्यादा बेनिफिट मिला है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। हाँ, मध्य प्रदेश को ऐसे ही छाट दो। तो कोंकण रेलवे देखो कहाँ है, ये केरला से होते हुए कर्नाटक जा रही है, गोवा जा रही है और महाराष्ट्र जा रही है। ये है कोंकण रेलवे। वेस्टर्न घाट। हाँ, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैला हुआ है? ये केरल में भी है क्या? एक मिनट देखना, केरल में है कोंकण रेलवे, हाँ 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 हाँ। केरल वेस्टर्न घाट जो क्रॉस भी है हो ना? होगा जाएगा वो केरल। बताओ। हाँ, कितने स्टेट में है बताओ? 6 हाँ, ईस्टर्न घाट 5 नहीं, ईस्टर्न घाट 4 स्टेट में। द सप्लाई साइड इकोनॉमिक लेयर ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होगा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। इसका आंसर होगा। हाँ, हाँ, प्रोड्यूसर। अब देख लेते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमी क्या है। सप्लाई साइड इकोनॉमी फोकस ऑन द बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, emphasize policy that lower tax to the incentivize production of the investment, reduce government regulation to encourage business expansion, increase production efficiency to drive economic growth. Why producer? Producer create job, investment in capital, increase output with stimulate economic activity. The Laffer curve suggests that the lower tax rate can lead to the higher total tax revenue by the encouraging more production. ठीक है, लाफर कर्व क्या कहता है? कोई बताओगे? नहीं बताओगे? बच्चे ओके ठीक है। दिखाते हैं ना कि एक लिमिट तक इंक्रीज करेंगे तभी रेवेन्यू बढ़ेगा। बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाने पे रेवेन्यू फिर लोग चोरी करना शुरू करेंगे। हाँ हाँ, वही चोरी करने के लिए। तो ऐसे याद रखना लाफर करके, क्योंकि लोफड़ आदमी है, लोफड़ आदमी टैक्स चोरी करने का सोचता है। कृष्णा भाई टैक्स रेट उड़ीसा एंड में 5 गवर्नमेंट स्टेट्स हैं रेवेन्यू। हाँ, 5 स्टेट में किसमें किसमें है बताना जरा। उड़ीसा, देन हाँ, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरला में नहीं। उड़ीसा, आंध्र, आंध्र, तेलंगाना, आंध्र तेलंगाना 3, कर्नाटक, तमिलनाडु। कर्नाटक में है। है। हाँ कहाँ कर्नाटका से है ना। कहाँ से केरला देख में रहे हो नहीं। आप? ठीक है यार, मैं आज ही एक टेस्ट लगाया हूँ, उसमें 4 स्टेट में आंसर था यार।
नो नो 5 है श्योर। ओके। मैं अभी आज नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट लगाया था, उसमें 4 स्टेट में बता रहा था वो। अभी एक्सप्लेनेशन देखा नहीं हूँ मैं। ठीक है, मैं करता हूँ इस पे कल। हाँ, जो कोलार उसके माइन बाद वगैरह है ना, वो ईस्टर्न घाट में आता है। ओके। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज ग्रुप कौन सा है इसमें? तो तमिल बताओ भाई, कौन तमिल। सा है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज ग्रुप? मराठी, तमिल? तमिल है। तो देखते हैं, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली प्राइमरली includes the language from the 2 major subgroups. Afro-Asiatic language mainly in the South and Southeast Asia. इसमें क्या है? मुंडा लैंग्वेज इन इंडिया, संथाली, मुंडारी, हो, खासी इसमें आता है। उसके बाद है मन खेमर लैंग्वेज, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। खमेर कंबोडिया में बोला जाता है। वियतनामीज मोन म्यांमार में बोला जाता है। मोन म्यांमार में, वियतनामीज वियतनाम में। उसके बाद है ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज मेनली इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें क्या है? मलय पोलिनेशिया लैंग्वेज है। उसके इसमें क्या है? टैग लॉन्ग फिलीपींस में बोला जाता है। जापानीज इंडोनेशिया में और मलेगेसिया मेडागास्कर में। फॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज, ये फॉर्मसन लैंग्वेज ताइवान में है। प्रेजेंस इन इंडिया मुंडा लैंग्वेज ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, संथाली, मुदारी, हो और खासी मेघालय में। अब आपको बताना है कि इंडोनेशिया का जो फॉरेस्ट फायर था 1997 में कॉज बाई, तो क्या होगा? अनलिनो। अनलिनो होता क्या? ये दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से? तो पहले ऊपर वाला हाँ दिख रहा कंडीशन, हाँ तो ऊपर वाला कंडीशन देखो। तो जो साउथ, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट कर लो भाई प्लीज। हाँ, साउथ अमित म्यूट करो, भैया का आवाज आ रहा सिर्फ म्यूट कर भाई। मैं म्यूट करूंगा तो मुझे लफड़ा, अभी उधर जाना पड़ेगा, छोड़ देता हूँ। साउथ अमेरिका में देखो क्या है, उसके पेरू कोच में हाई प्रेशर है। और जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ है, इधर क्या हो रहा है कि इधर लो प्रेशर बन रहा है। तो जैसे इधर लो प्रेशर बनेगा तो जितना जो स्टीम का फ्लो है इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लग जाएगा। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा तो इंडिया के मॉइस्चर कंटेंट आगे बढ़ेगा इधर, तो वो हवा इधर आएगी और अच्छा मानसून होगा इंडिया में। इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी जो पेरू कोस्ट है वो ठंडा हो जाता है, मतलब वो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से जो है करंट वो उधर बहने लग जाता है। और क्या होता है कि साउथ अमेरिका में जो कौन सा ये है डेजर्ट है वहाँ साउथ अमेरिका में? आटाकामा। चिली डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, वहाँ बारिश होती है। तो ये होता है अनलिनो ईयर में। इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे समझ आ ही गया होगा, इतना बेसिक है ये। उसके बाद है कि ए बी सी डी है विद देयर लोकेटेड लेवल 1 to 6 गिवन द मैप। तो इसमें है कुछ नहीं यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें मैप है यार, उसी में कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है वो बता रहा है। तो हम इंस्टीट्यूट का नाम ही देख लेते हैं कि कहाँ है। तो पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआर कहते हैं। प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, सीएसआईआर के अंदर में आता है। डेडिकेटेड टू द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1951 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मतलब नेहरू जी ने स्वयं इसको बना के चले गए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर लखनऊ। सिग्निफिकेंस क्या है? डेवलपमेंट, एंटी मलेरियल ड्रग वगैरह ये सब है। और दूसरा है नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस इंडिया प्रीमियर लखनऊ। इंस्टीट्यूट, हाँ ये नहीं कर्नाटका में नहीं है, कोलकाता में है। मैपिंग कार्टोग्राफी रिसर्च, इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ये मैपिंग वाला है, आप ये मत सोच लेना कि ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चाहे जियोग्राफी वाला जो है ना उसमें आता है। ये किस में आता है? साइंस में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कहाँ हेडक्वार्टर है? कोलकाता में। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1956 में हुआ था। प्रोफेसर एसपी चटर्जी, इसको भी नेहरू जी ने खुद बना के गया। ये टर्मिनोलॉजी जियोलॉजिकल क्या? सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता में ही है ना? नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाँ कोलकाता में सर। कोलकाता में ही है हाँ, हेडक्वार्टर, हम और वहीं काम करते देहरादून हैं। में, देहरादून में कौन सा है? देहरादून फॉरेस्ट में सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया।
देहरादून में सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया है। के और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो मिनिस्ट्री कोलकाता में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ओके, तो मतलब ये रूट ये माइंस में आता ऑफ इंडिया ये कहाँ है? क्या मिनिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI दिल्ली में ये होना चाहिए। हाँ दिल्ली दिल्ली में में। होगा। अच्छा लोकेशन कोलकाता है और इसका इको हो रहा है। नहीं हो गया, पता नहीं क्या अपने आप कनेक्ट हो गया, तो अब नहीं होगा, हटा दिया उससे। उसके बाद नेक्स्ट वन है, दिख तो रहा है ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस में आ रहा है ओशन टेक्नोलॉजी। ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ओशन एक्सप्लोरेशन एंड सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, इनहांस द डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द कोस्टल एरियाज। मेजर एरिया रिसर्च क्या है? डीप सी माइनिंग वगैरह है, और जो अभी डीप सी माइनिंग कर रहा है वो इसी को दिया गया है, मतलब इसी के अंदर में हो रहा है। उसके बाद है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और देहरादून। एजुकेशन, देहरादून में है। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है। Present in the organization ICFRE, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Location हिमाचल प्रदेश, main center with associated with research in JNK, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी बायोलॉजिकल, वही सब है। अब ये भारत रत्न के बारे में है, तो देख लेते हैं भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो भारत रत्न इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1954, अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स। किसमें है? आर्ट में है, लिटरेचर में है, साइंस में है, पब्लिक सर्विस में है और स्पोर्ट्स में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। जो पहले थे रिसिपिएंट्स वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, एस राधा कृष्णन थे और CB रमन थे। पोस्टमसली दिया गया है, अलाउ किया गया है 1955 में, मतलब तो लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था 1955 में। ये सही है, मुझे लग रहा है अभी मिला है यार भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस को। देखना तो पोस्टोमस सर्च अवार्ड करना का तो। मतलब होता है मरने के बाद। हाँ, मरने उपरांत, हाँ। अच्छा, हाँ ओके तो ओके, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि अलाउ हुआ है 1955 में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को उनको बाद मिला था और सुभाष चंद्र बोस को अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है ना। हाँ, ये लिखा, एग्जाम्पल लिखा है उसका, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। स्पोर्ट्स में प्रेसिडेंट ये सॉरी फर्स्ट रिसिपिएंट सचिन तेंदुलकर को है। डिजाइन क्या होता है? पीपल लीफ होता है, लोटस लीफ नहीं होता है। उसके बाद है सन ब्रस्ट इन द सेंटर एंड भारत रत्न इंस्क्रिप्ट इन द हिंदी। टोटल अवार्ड इज 48 पर्सनालिटी को मिल चुका है अब तक। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत फर्स्ट टाइम 1966 में मिला था। ओके, उसके बाद है 2 बार है जो रूल तोड़ा गया है। यूजुअली 3 लोगों को मिलता है, लेकिन एक बार अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट ने 4 लोगों को दे दिया था, इस बार 5 लोगों को फिर से बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है। ऐसे 3 लोगों को मिलता है। और कंट्रोवर्सी क्या था कि सुभाष चंद्र बोस अवार्ड वाज विड्रॉन इन 1992 ड्यू टू द लीगल इशू वगैरह कुछ आ गया था, इस वजह से। उसके बाद है क्या कर दिया लेने गांधी, से। हाँ अच्छा मना कर दिया था। हाँ, हाँ, उसके बाद है गांधारा स्कूल के बारे में देख लेते हैं। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, 1st to 5th century, blending Greek, Roman and Indian artistic style. It developed in the northwestern Indian subcontinent, particularly in the present-day Pakistan, Afghanistan. Outline क्या? Developed in the Gandhara, modern-day Peshawar, Taxila and Swat Valley. इन्फ्लुएंस क्या है? हेलेनिस्टिक है, पर्सियन है, इंडियन आर्ट है।
मटेरियल यूज क्या किया गया है? ग्रे चेचिस्ट स्टोन। सेचिस्ट क्या पढ़ते हैं इसको जया? पता नहीं। ओके, आप भी सिस्ट ऐसे ही बोलते हैं, फाकी मारो। सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट। हाँ Cyst. Easily carved, providing fine details. Later स्टोको एंड टेराकोटा यूज हुआ है। रियलिस्टिक है, डिटेल ह्यूमन फिगर है, ग्रीक स्टाइल है, करली हेयर है, विप्रे एंड मस्कुलर है। ठीक है। बुद्धा डिपिक्टेड विथ रोमन तोगा, ऐसे करके कुछ। ये था गांधार। अब थोड़ा सा फोटो भी देख लो यार इनका, ये इस टाइप से था गांधार। पूरा डिटेल्स देख लो, गमछा उमछा कैसे लगाए हुए हैं। सुंदर है। ओके, बस इतना ही था कि अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल लेट आउट बाय द लॉर्ड कर्जन 1905 में, 16 अक्टूबर 1905, डिवाइडिंग बंगाल इन द ईस्टर्न बंगाल एंड असम एंड द वेस्टर्न बंगाल। इट जस्टिफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन की, ये रीजन फॉर पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, वही सब लिखा हुआ है, डिवाइड एंड रूल सब लिखा हुआ है उधर स्पेक्ट्रम में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है? मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 तक चला है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म हो गया है, ठीक है, जैसे लाल बाल पाल, और फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 906 में आगा खां के द्वारा ढाका में हुआ है। उसके बाद है रेवोकेशन ऑफ द पार्टीशन 1911 में हुआ, जब जॉर्ज पंचम आया था। कोई पढ़ा है जॉर्ज पंचम की नाक? ऐसा एनसीईआरटी में कहानी है, इंग्लिश में है यार, जॉर्ज पंचम की नाक, या हिंदी में ऐसा कुछ। सूरत सेशन कब हुआ? 1907 में हुआ। सूरत सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 907। उसके बाद इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गया। और प्रेसिडेंट कौन बने सूरत सेशन का, कोई बताएगा? बिहारी गोखले। घोष। अरे बोस, हाँ, नहीं, रास बिहारी। गोखले कौन बोला भाई? मैं बोला, गलती से निकल गया। गोखले कभी बने, ये गोखले कब बने हैं? 1905 बनारस। बनारस में बने थे वो। हाँ हाँ, अभी तो अब देखा था हमने कुछ देर पहले। हाँ, उसके हाँ बाद हाँ, है बनारस ग्रोइंग बने थे। डिसकंटेंट। हाँ, पार्टीशन ऑफ 1905, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इंटेंसिफाइड लीडिंग द डिफरेंसेस, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट हो गया था। दोबारा कब हुआ? ये लोग कब वापस आए? 1916 लखनऊ सेशन। हाँ हाँ। मॉडरेट वांटेड रास बिहारी घोष एज ए प्रेसिडेंट, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय, बट लेटर प्रपोज्ड बाल गंगाधर तिलक, इनके लिए चाहने लगे थे। मतलब एक्सट्रीमिस्ट का दो प्रपोजल था, लाला लाजपत राय था और बाल गंगाधर तिलक थे, और मॉडरेट का कौन थे? रास बिहारी घोष। उसके बाद है खिलाफत मूवमेंट, वही सब है, पढ़ लेना, कुछ है नहीं ऐसे। अब बाकी तो इधर हो ही गया है।